विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, भारतीय इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। उसमें कर रहे हैं आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण कहां से कहां तक? 1905 से 1919। ऐसा क्या हुआ 1905 में कि द्वितीय चरण शुरू माना जाता है? बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। और कब तक चलता है? 1919 तक। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आते हैं, वहां तक माना जाता है राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नवराष्ट्रवाद या उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है। उल्टा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बोलेगा नवराष्ट्रवाद या उग्रवाद के उदय का काल किसे माना जाता है? तो आपने बोलना 1905 से 1919। इसी समय स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई। वैसे तो आतंकवाद शब्द सही नहीं है, लेकिन मैंने कहा इतिहासकार जो है लिखने वाले, उन्होंने लिखा है उसको क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई। तो आपको कम से कम यूपीएससी में उसी भाषा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग में तो आप अपना चेंज कर सकते हैं। तो वामपंथियों द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं उसमें क्रांतिकारी आतंकवाद ही लिखा गया है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन बना है एक बार कि स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, किसके प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? तो आंसर बंगाल विभाजन। आंसर बंगाल विभाजन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा उन्होंने, स्वदेशी आंदोलन में जो जन जन ने गीत गाया वो कौन सा था? वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। यानी जन जन का जो गीत बना वंदे मातरम, वो कब बना? स्वदेशी मूवमेंट में, स्वदेशी आंदोलन में बना। इतना समझ में आ गया? तो एक पॉइंट से हमें 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं। एक मैंने बता दिया आपको कि नवराष्ट्रवाद या उग्रवाद के उदय का काल किसे माना जाता है? आंसर 1909 से 1919 को। दूसरा मैंने पूछा आपसे कि स्वदेशी आंदोलन किसके प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? तो आंसर बंगाल विभाजन। और तीसरा मैंने पूछा आपसे वंदे मातरम जन जन का गीत बना किस मूवमेंट, किस आंदोलन में? आंसर स्वदेशी आंदोलन में। इतना समझ में आ गया? ठीक है। कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी नीतियों से उग्रवादी कहे जाने वाले नेताओं का शीघ्र ही मोहभंग हो गया। भाई मैंने कहा आपको कांग्रेस में 2 धड़े थे, एक नरमपंथी थे, एक गर्मपंथी थे। गर्मपंथी जो थे वो विचारों के थे, है ना, विचारों में गर्मपंथी, एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है उन्हें। तो उनका मोहभंग हो गया किनसे? उदारवादी नीतियों से। किसकी? कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी नीतियों से उग्रवादी कहे जाने वाले नेताओं का शीघ्र ही मोहभंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय की प्रवृत्ति को, किसको? अनुनय विनय की प्रवृत्ति को। मैंने कहा अनुनय विनय की प्रवृत्ति मतलब जो मांगे करनी है वो लिखना है, पत्र भेजने हैं बार बार सरकार को, आग्रह करना है। तो ये अनुनय विनय की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति यानी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, राजनीतिक भिक्षावृत्ति यानी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दे डाली। कांग्रेस के उग्रवादी तथा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में प्रमुख रूप से कौन कौन थे? लाल बाल पाल बोलते हैं हम, तो लाल हो गए लाला लाजपत राय, पंजाब से थे। ठीक है, बाल बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये महाराष्ट्र से थे। अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल, ये बंगाल से थे। कहाँ से थे? तो क्या होता है कि लाल बाल पाल में कई बार आप अरविंदो घोष को छोड़ देते हैं। अरविंदो घोष को नहीं छोड़ना है। अरविंदो घोष को पहले क्या थे? गर्मपंथी थे, बाद में जेल हुई, जब ये बाहर निकले तो तब ये योगी बन चुके थे। क्या बन चुके थे? मैंने कहा पुदुचेरी में ऑरोविलो आश्रम है इनका, आपके ऋषिकेश में भी ऑरोविलो आश्रम। बता सकता है कोई कहाँ पर है? बताओ। रायवाला में है। ठीक है, रायवाला में काफी अंदर जाके ऑरोविलो आश्रम। चलो, उग्रवादियों के राष्ट्रवाद को भारतीयों की प्राचीन संस्कृति की गौरवमयी नवचेतना के जागरण से प्रेरणा मिली। क्यों हुआ भाई? उग्रवादियों के राष्ट्रवाद को प्रेरणा कहाँ से मिली? आंसर भारत की प्राचीन संस्कृति की गौरवमयी नवचेतना के। किसकी? भारत की प्राचीन संस्कृति की गौरवमयी नवचेतना से जागरण की प्रेरणा मिली। मैंने कहा अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि 4 ऑप्शन आएंगे, हम कर लेंगे, प्री में पता चल जाएगा कि ये आंसर है, लेकिन मेंस में नहीं चलता है। मेंस में आपको भाषा पर क्या करना पड़ता है भाई? भाषा पकड़नी पड़ती है।
भाषा लिखनी पड़ती है, इसलिए मैंने कहा कुछ जो अच्छे पॉइंट हैं उनको पकड़कर क्या करते रहिए, लिखना स्टार्ट कीजिए बिना देखे, ठीक है। उग्रवादी नेता अरविंदो घोष ने अपनी पुस्तक भवानी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, भवानी मंदिर, क्रांतिकारियों की गीता कहते थे इसको, क्रांतिकारियों की गीता। तो उग्रवादी नेता अरविंदो घोष ने अपनी पुस्तक भवानी मंदिर में लिखा कि हमारी भारत माता पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं है, ना ही एक वाक मूर्ति, ना ही कोरी मन की कल्पना है, यह लाखों लोगों की सामूहिक चेतना से निर्मित वह महान शक्ति है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। एक बार जरा भवानी मंदिर को देख लीजिए, राइटर कौन है चेक कीजिए। यहाँ पे तो इन्होंने अरविंदो घोष ही बताया है खाली। हु रोट द बुक भवानी मंदिर, क्रांतिकारियों की गीता, अरविंदो घोष ना। तो अरविंदो घोष ने कहा कि हमारी भारत माता पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं है, ना ही वह वाक मूर्ति है, ना ही कोरी मन की कल्पना है, यह लाखों लोगों की सामूहिक चेतना से निर्मित वह महान शक्ति है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। क्लियर। उग्रवाद के महान स्तंभ बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। उन्होंने लिखा कि पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और द्रविड़ के हिंदू एक हैं और इसका कारण केवल हिंदू धर्म है। ये सेइंग्स पूछी जाती हैं आपसे, क्या पूछी जाती हैं? पूछेगा पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और द्रविड़ का हिंदू एक है और इसका कारण केवल हिंदू धर्म है, यह कथन किसका? आंसर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब तिलक का एक कथन तो हमेशा याद रहता है हमें कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा, लेकिन अन्य भी तो पढ़ने पड़ेंगे। कब तक पूछेंगे वो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा? बाद में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं कि पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, द्रविड़ के हिंदू एक हैं और इनका कारण केवल क्या है? हिंदू धर्म है। क्लियर हो गया। भारत में उग्रवाद को जन्म देने वाले कारणों में प्रमुख कारण, नंबर 1, सरकार की जनता को भड़काने वाली नीतियां। नंबर 1, आपसे पूछेगा कि भारत में उग्रवाद क्यों जन्म हुआ, उग्र क्यों हुए लोग? नंबर 1, सरकार की जनता को भड़काने वाली नीतियां, जैसे व्यवसाय से उत्पाद शुल्क की वापसी, व्यवसाय से उत्पाद शुल्क की वापसी। दूसरा, विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड कर्जन के समय का विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको? विश्वविद्यालय अधिनियम। जब हम शिक्षा पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 1904। बताओ, जैसे मैंने आपको बताया था कि शिक्षा पर पहला आयोग जो है वो हंटर कमीशन है लॉर्ड रिपन के समय में, ऐसे ही मैंने बताया था कि कर्जन के समय में क्या था? हाँ, तो उससे पहले किसने रिकमेंडेशन दी? अरे भाई, थॉमस रेले है कहीं पर, तो रेले कमीशन बोलो ना। रेले कमीशन की रिकमेंडेशन पर अधिनियम क्या हुआ? 1902 में आया होगा ना। ठीक है, इसने भी भड़का दिया। बंगाल विभाजन, सबसे ज्यादा जो भड़काया वो किसने भड़काया? बंगाल विभाजन ने। क्या किया? बंगाल विभाजन 1905। मैंने कहा भारत में उग्रवाद को जन्म देने के कारणों में प्रमुख कारण क्या थे? तो नंबर 1, सरकार की जनता को भड़काने वाली नीतियां, जैसे व्यवसाय से उत्पाद शुल्क की वापसी, कब की इन्होंने? 1896 में। दूसरा, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का। तीसरा, बंगाल विभाजन 1905 का। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। दूसरी क्या थी? मिस्र, फारस एवं टर्की की जनता ने अपने स्वतंत्रता संघर्ष में मिली सफलता। भाई, मिस्र को सफलता मिल गई अपने स्वतंत्रता संघर्ष में, फारस को स्वतंत्रता मिल गई। फारस मतलब ईरान, फारस मतलब ईरान। टर्की की जनता को अपने स्वतंत्रता संघर्ष में सफलता मिल गई। अफ्रीकी अबिसीनिया देश द्वारा 1896 में इटली को पराजित कर दिया गया। 1896 में अफ्रीकी देश था, एक गरीब देश अबिसीनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथियोपिया। क्या बोलते हैं? हाईलैंड है। कभी मैप में जाएंगे आप तो वहां पर देखना हाईलैंड है। अदिस अबाबा कैपिटल है, अदिस अबाबा है। हाँ, इटली को पराजित कर दिया। अब ये माना जाता था पहले कि रिफाइंड रेस है, इसको कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन अबिसीनिया के लोगों ने क्या कर दिया? इटली को पराजित कर दिया। 1905 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना। रूस बड़ा विशाल देश था भाई। क्या था? रूस एक विशाल देश था, जापान एक छोटा सा देश था। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक जगह पर लिखते हैं कि
जापानी टट्टुओं ने, टट्टू बोला गया उन्हें, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि जापानी टट्टुओं ने रूस जैसे विशाल साम्राज्यों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ये सब ने क्या किया, कांग्रेस में एक गुट को देश की स्वतंत्रता के लिए उग्रवादी नीति अपनाने को प्रेरित किया। अब आप खुद सोचो क्या होता कि प्रेरणा भी एक चीज होती है। जैसे माना आपके अगल बगल एक कमजोर सा बच्चा जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, अचानक से आप सुनते हो कि उसने सिविल सेवा में क्या कर दिया, पेपर क्रैक कर दिया और अच्छा स्थान लाया है, तो आपको प्रेरणा मिलती है। तो भारत के लोगों ने ही मान लिया था कि अंग्रेज एक रिफाइंड रेस है, इसको कोई नहीं हरा सकता, यानी यूरोपीय जो है वो रिफाइंड है, इनको कोई नहीं हरा सकता। जब ऐसी घटनाएं हुई ना, ये मिस्र, फारस, टर्की की जनता ने स्वतंत्रता संघर्ष किया, सफलता मिली। जब अफ्रीकी देश अबिसिनिया ने इटली को पराजित कर दिया, जब क्या हुआ, जापान ने रूस को पराजित कर दिया, इससे क्या हुआ, भारतीयों के अंदर एक चीज आई कि हम भी तो कर सकते हैं भाई, है ना। तीसरा, लॉर्ड कर्जन की नीतियां उग्रवाद को जन्म देने में अग्रणी थी। लॉर्ड कर्जन की नीतियां, कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज कहा। क्या कहा? इतने भी क्वेश्चन बने हैं कि कांग्रेस को गंदी चीज कहा, किसने? आंसर, लॉर्ड कर्जन ने। देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी। क्या कहा? देशद्रोही संगठन है कि कांग्रेस। किसने कहा? आंसर, लॉर्ड कर्जन ने कहा। चौथा काम किया, देसी समाचार पत्रों ने भी उग्रवाद को पनपने में योगदान दिया। किसने? देसी समाचार पत्रों ने भी उग्रवाद को पनपने में योगदान दिया। जैसे बंगवासी कहां से निकलता था? कलकत्ता से निकलता था। केसरी पुणे से निकलता, तिलक का था केसरी, पुणे से निकलता था। काल, ये समाचार पत्र जो थे, इन्होंने कांग्रेस की उदारवादी राजनीति की कड़ी आलोचना की। किसने? बंगवासी कलकत्ता ने, बंगवासी जो कि कलकत्ता से निकलता था, केसरी जो कि पुणे से तिलक निकालते थे, काल समाचार पत्र जो था एक अच्छा बड़ा समाचार पत्र था, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की कड़ी आलोचना की। अगला कारण, राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में कुछ सुधारवादी नेता और विचारकों ने, जैसे विवेकानंद हो गए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो गए, है ना, और कौन, अरविंदो घोष हो गए, इन्होंने भी उग्रवाद के मार्ग को प्रशस्त किया। विवेकानंद ऐसे प्रथम भारतीय बन गए जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा था कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। ये बड़ी बात थी उस जमाने में, कहना कि हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात तो कोई सोचता ही नहीं था। अंग्रेजों के अधीन ही क्या करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे यहाँ के जितने नेता थे। लेकिन विवेकानंद ने कहा कमजोरी पाप है। अरे कमजोरी किस प्रकार की, शारीरिक नहीं है, ये मानसिक कमजोरी है, ठीक है। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। मानसिक कमजोरी क्या होती है, पहले ही सोच लेना कि मेरे से नहीं होगा। क्या सोचना कि मैं तो जी ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ, मैं तो जी हिंदी माध्यम का हूँ, मैं तो जी क्या गरीब हूँ, मैं तो, मेरे पास संसाधन नहीं है। पहले ही अगर सोच लिया तो आप 90% वहीं पे हार चुके हो, ठीक है। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। कमजोरी क्या है, मृत्यु है। हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। छठा कारण जो था, भारत में उग्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय किसे दिया जाता, तिलक को दिया जाता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। वो समझ गए थे कि भारतीय लोग ऐसे इकट्ठे नहीं होंगे। उन्होंने किस चीज का सहारा लिया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि शिवाजी महोत्सव, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा सम्मान है वो छत्रपति शिवाजी का है, तो छत्रपति शिवाजी के नाम पर क्या किया गया, शिवाजी महोत्सव मनाया गया। और दूसरा, वहां पर बहुत ज्यादा मानते हैं, वहां पर क्या मानते हैं, संपूर्ण देश में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें, धार्मिक कार्यक्रम में सबसे पहले गणेश पूजा होती है, तो उन्होंने गणेश महोत्सव मनाया। क्या मनाया, जिसको आज बड़े धूमधाम से मनाता है महाराष्ट्र में, और देश और राज्यों में भी मनाया जाता है, गणपति बापा मोरिया। उसको शुरू करने वाले कौन थे, तिलक। समझ में आया। उन्होंने कहा जब ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब इनके अंदर राजनीतिक चेतना भरी जाएगी। और सबसे पहले क्या होता है भाई, मनुष्यों को इकट्ठा करना भी जरूरी होता है। पता चला कि आप बहुत बड़े नेता हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, वो भी सो रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या होगा, है ना।
उत्साह आता है ना। तो भारत में उग्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय किसको? तिलक को दिया जाता है। इन्होंने राष्ट्र चेतना को जगाने के उद्देश्य से धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। किसका? आपने इसको हाईलाइट करना है, धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। तिलक ने 1894 में गणपति महोत्सव और 1896 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कराई। क्या की? 1894 में गणपति महोत्सव, 1896 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कराई, है ना। भाई महाराष्ट्र का आदमी जो भी होगा वो बोलेगा जय शिवाजी जय महाराष्ट्र। उत्तराखंड का आदमी क्या बोलेगा? है ना, जय भारत जय। कितने लोग बोलते हैं? महाराष्ट्र में 90% लोग बोलते हैं। उत्तराखंड में कितने लोग बोलते हैं? हाँ जी, 10% भी नहीं बोलते हैं। जय भारत जय उत्तराखंड बोलिए। पहले तो देश है, फिर राज्य है। जब भी सुबह आते हो गुड मॉर्निंग करने की जरूरत नहीं है, जय भारत जय उत्तराखंड। ओके, मैं भी बोलूंगा आपके सामने, उत्साह आएगा। तो कल से क्या करना है आपने? जय भारत जय उत्तराखंड, जय भारत जय उत्तराखंड। ठीक है, चलो जी। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार। आप सोचते हो ना कि इससे कुछ नहीं होने वाला, बहुत कुछ होता है। जैसे गाली देने से आपके अंदर क्या होता है? गुस्सा आता है। क्या होता है? बड़ी दिक्कतें होती है ना। भाई गाली भी तो शब्द है, गाली के शब्द है। उससे क्या हुआ आपके अंदर? ऊर्जा आई। अरे गुस्सा आया, किडनी फेल हो गई, बीपी हाई हो गया। ऐसे ही क्या होता है? प्रेरणा, जो अच्छे शब्द होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी क्या करते हैं? आपके अंदर परिवर्तन लाते हैं, आपको क्या बनाते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि जो बुरे शब्द होते हैं वो जल्दी अपना असर दिखाते हैं, जो अच्छे शब्द होते हैं उन्हें जपना पड़ता है बहुत लंबे समय तक। जैसे किसी ने किसी को गाली दी, उसने अपनी पिस्टल निकाली, गोली मार दी, तुरंत क्या हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग गया। लेकिन मैंने कहा अच्छे शब्द मैं रोज बोलता रहा, आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करता रहा, धीरे 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 एक ना एक दिन क्या होगा? उसका असर दिखेगा। तो जपने पड़ते हैं अच्छे शब्द। क्या करने पड़ते हैं? चलो, यस वी कैन। क्या उस पर राष्ट्रपति जीत गया बराक हुसैन ओबामा, सिर्फ किस पर? यस वी कैन। इसको जपना पड़ा। और इसको जब सब लोगों ने जपा, पूरे अमेरिका ने जपा, तो एक सबसे पहले जो काला राष्ट्रपति बना अमेरिका में वो कौन था? बराक हुसैन ओबामा। समझ में आया? भले ही वहां बोलते हो समानता, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट चलता है आज भी वहां पर। एक राष्ट्रपति की हत्या कर दी वहां अब्राहम लिंकन की। किस समय? वहीं व्हाइट हाउस में, सिर्फ इसलिए कि ब्लैक एंड व्हाइट को बराबर करने की कोशिश कर रहा था वो। चलो जी, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तिलक ने दिया। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार। और बड़े अस्त्र हैं भाई ये आप वैसे भी यूज कर सकते हो। बहिष्कार मतलब जो नेता काम नहीं कर रहा उनकी तरफ देखना ही छोड़ दो, अपने आप ही मर जाएंगे कुछ समय बाद शर्म से। आप लोग बनाते हो उनको, वो काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप नेताजी नेताजी जैसे भी आ रहे हैं, तो आपके अंदर का जो एक वो अच्छा व्यक्ति है ना, वो प्रणाम कर लेता है। देखो ही मत, बहिष्कार कर दो कि तुमने राज्य के लिए कुछ नहीं किया, तुमने देश के लिए अगर कुछ नहीं किया, उनकी तरफ देखना छोड़ दो, इग्नोर करना छोड़ दो, अपने आप ही क्या हो जाएंगे। भाई पहले हम अंग्रेजों से लड़े, किससे लड़े? अभी हम किससे लड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला भ्रष्टाचारी है, उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, उसको इतना जलील करो, सामने से जाओ। कल तक ठीक है आप प्रणाम करते थे, अब करना छोड़ दो, अपने आप ही क्या होगा? जलील होकर खत्म हो जाएगा। ठीक है। स्वदेशी, स्वराज, स्वराज मतलब अपना राज, ठीक है। स्वदेशी मतलब अपने देश का, इंडिजीनियस। और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तिलक ने ही दिया। उनके अनुसार हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है, जिसका मूल तना क्या है? स्वराज है। स्वदेशी और बहिष्कार आदि उसकी शाखाएं हैं। समझ में आ गया? बहुत बड़ी बातें करते थे ये लोग, बड़े लोग थे भाई, बड़ी विचारधाराएं थी, है ना। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन शुरू होने से पूर्व ही बंगाल में अश्वनी कुमार दत्त और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्वदेशी के बीज बो दिए गए थे। आपने ये ध्यान रखना है, कौन? अश्वनी कुमार दत्त का नाम जरूर याद रखना है। किसमें? स्वदेशी आंदोलन में। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले ही बीज बो दिए थे स्वदेशी के।
लाल बाल पाल, उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभ थे। तिलक ने क्या किया? केसरी। तिलक ने केसरी। बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया। ये समाचार पत्र है इनके। केसरी जो है समाचार पत्र है किसका? तिलक का। न्यू इंडिया जो है विपिन चंद्र पाल का है। और पंजाबी जो है वो लाला लाजपत राय का है। पंजाबी किसका है? लाला लाजपत राय। नामक पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर करारा प्रहार किया। इन पत्रों के माध्यम से इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश सरकार पर करारा प्रहार किया। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में भी उग्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। राजनीतिक नेताओं ने पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति से श्रेष्ठ अपनी सभ्यता और संस्कृति को माना। अरविंदो घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। ये कथन किसका है? आंसर अरविंदो घोष का है। ठीक है। एनी बेसेंट ने कहा कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। उल्टा पूछेगा, कथन किसका है कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है? यानी आयरिश महिला कह रही है यार, बाहर की महिला कह रही है, एनी बेसेंट कह रही है। उग्रवादी राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि हाथ पांव जोड़कर अंग्रेजों से प्रार्थनाएं करने तथा स्वतंत्रता की भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उसके लिए स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। क्या होती है? स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। और सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ही नहीं, रिजल्ट के लिए भी, जो आप कर रहे हो ना। अकेले व्यक्ति भी कर सकता है तैयारी, बट कई बार क्या होता है कि अकेले में वो चीजें ज्यादा लंबा समय ले लेती है। संगठन में क्या होता है, मिलकर जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो एक दूसरे के सहयोग से जल्दी निकाल सकते हो पेपर को। ठीक है। 1904, 1905। अच्छा, उग्रवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति जो क्रांतिकारी भावना का द्योतक राष्ट्रीयता था, वह भारतीय राष्ट्रीयता की उदारवादी प्रवृत्ति और सुधारवादी नेताओं के विरुद्ध भी विद्रोह का शंखनाद था। 1904, 1905 और 1906 में अपने अधिवेशनों में कांग्रेस ने संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया और स्वराज्य के अपने उद्देश्यों की घोषणा की। कब भाई? 1904, 1905 और 1906 के अपने अधिवेशनों में कांग्रेस ने संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया तथा स्वराज के अपने उद्देश्य की घोषणा की। स्वराज का उस समय अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से था जैसा कि स्वशासित उपनिवेश में थी। किसमें? मतलब स्वशासन। स्वराज का मतलब यहां पर अभी क्या नहीं था? आजादी नहीं था। क्या नहीं था? इनका मतलब, स्वराज का मतलब था ऐसी शासन व्यवस्था जैसा कि स्वशासित उपनिवेशों में थी। यानी ये मानते थे कि अंग्रेज थोड़े जाएंगे यहां से, पर उन्हीं के अधीन हम क्या करेंगे, अपना शासन खुद चलाएंगे। अभी तक ये था स्वशासन का मतलब। पूर्ण स्वराज 1929 बाद में आता। पूर्ण स्वराज का नारा जो आता है वो कब आता है? 1929 में। अभी स्वराज का मतलब मैंने बता दिया कि ऐसी शासन व्यवस्था जैसा कि स्वशासित उपनिवेशों में होती है। इतना क्लियर हो गया? अब हमने पढ़ना है क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण। क्या पढ़ना है? क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण। अब देखो, आतंकवाद शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने कहा वामपंथियों ने लिखा है क्रांतिकारी आतंकवाद, पढ़ना पड़ेगा। क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण 1905 से 1915। कितना हुआ समय? इसको अगले उसमें कराता हूँ, ठीक है।